हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल 4 अभी देखिएगा तो इसका डेट समाप्त हो चुका है सीजीएल 4 का। लेकिन एक बात जो है वो अभी तक चल ही रहा है, जो है संविदा कर्मी को लेकर के। क्योंकि देखिएगा तो पहले तो 1064 पदों पर एएसओ की जो सीटें थी वो सीजीएल 4 में शामिल थी। हालांकि अभी इसमें जो पदों की संख्या वो बढ़ गई है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें पदों की संख्या बढ़ने वाली है और 1406 वैकेंसी इसमें हो चुकी है। तो मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देने का प्रयास करता हूँ। आज ही देखिएगा तो बहुत जगह पे जो सहकारिता विभाग की वैकेंसी है, धड़ल्ले से मैक्सिमम चैनल्स पे चलाया जा रहा है कि नई भर्ती आ रही है, नई भर्ती आने वाली है, बीपीएससी से होगी, बीएसएससी से होगी। लेकिन उसकी जो सच्चाई है वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि क्या वैकेंसी रियलिटी में आने वाली है या आ चुकी है या क्या होगा। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे इसमें संविदा कर्मी पे कितनी संख्या है इसकी, और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पर जो एएसओ का पद उस पर क्या असर होगा इसका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो जो क्वेश्चन आपके मन में है ना वो यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे कि यहाँ पे दिखा दे, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, संविदा कर्मी अधिमानता मामला क्या है। इसके बाद आपके सचिवालय और 45 प्लस विभाग में जो कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या है, इसका सीजीएल 4 भर्ती पर क्या असर होगा और कितनी संख्या है इनकी। इसके अलावा चूंकि देखिए विभाग भले ही अलग हो लेकिन पद अगर सेम है तो वो संविदा कर्मी इसका लाभ ले सकते हैं। तो बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद सचिवालय में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या। फिर अगर इसका असर अगर होगा तो फिर आगे का रास्ता क्या है, आवेदन समाप्त हो चुका है, परीक्षा कब तक होगी। ये 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना आपके मन में चल रहे हैं और शायद इस वीडियो देखने के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए पहला मामला देखते हैं हम लोग कि संविदा कर्मी अधिमानता मामला है क्या एक्चुअली में। और देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो देखना है तो पूरा देखिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिए। क्योंकि देखिए इस वीडियो को मैं खास करके आपसे अपील कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने आधा अधूरा देखा तो वो आपके लिए भी सही नहीं है और हमारे लिए भी सही नहीं है। आपके लिए सही नहीं इसलिए है कि आधी अधूरी जानकारी लीजिएगा तो फिर और बेचैनी बढ़ जाएगी आपकी, और फिर आप कमेंट कीजिएगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आप आधी अधूरी जानकारी देख कर कमेंट करेंगे। तो कम से कम पूरा वीडियो देखिएगा तब कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखिएगा, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि पहले से बीएसओ के फॉर्म में संविदा कर्मी का मामला था, तो वहाँ तक तो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हुआ। ये मामला हाईलाइटेड हुआ 27 सितंबर को। बीएसएससी अचानक नोटिस जारी करती है और जितने भी करंटली वैकेंसीज इनकी चल रही थी उन सब में ये पॉइंट जोड़ दिया जाता है उनको कि संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दी जानी है, परंतु इसका संबंध में उल्लेख विज्ञापन में नहीं था। और इसी कड़ी में नियोजित संविदा कर्मियों को ही संविदा कर्मी का नियम अनुसार लाभ दिए जाने के फलस्वरूप यहाँ पे प्रावधान किया गया, और तब से देखिएगा तो ये मामला है हाईलाइटेड है। और उसमें दिया गया कि संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 25 अंक तक का मामला दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये 25 अंक नहीं है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना है, फिर आगे हम लोग संख्या पे भी बात करेंगे। अब देखिएगा तो बीएसओ का जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसमें संविदा कर्मी को मार्क्स के लेकर के जो फॉर्मूला दिया गया था कि जो प्राप्तांक होगा वो बटे टोटल जो मार्क्स है गुने 75, यानी कि 75 अंक पे आपका आंकड़ा लिया जा रहा है। तो पहले तो आपके स्कोर को घटाकर 75 किया जाएगा और 75 के आधार पे ही, जैसे प्रतिशत आपने 100 के आधार पर देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपके 75 के आधार पे होगा, और इसमें प्लस 25 जो अंक जोड़ा जाएगा वो एक परसेंटेज का रूप ले लेगा। तो बहुत ही खतरनाक रूप है ये और बहुत इसका नुकसान है। अगर इसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो आप बीपीएससी एई का एग्जाम्पल ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको और हम लोग आगे एक्सप्लोर करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। देखिए अगर बात करें इस फार्मूले के आधार पे जो बीएसओ में फार्मूला दिया गया है, तो एक तरफ फ्रेशर अभ्यर्थी को लेते हैं, एक तरफ संविदा कर्मी को। टोटल 150 प्रश्न दोनों से पूछा जाएगा चूंकि सेम एग्जाम होगा। अगर फ्रेशर अभ्यर्थी सही उत्तर देता है 120 प्रश्नों का और सही उत्तर देते हैं संविदा कर्मी 70 प्रश्न का, तो इनका प्राप्तांक करें फ्रेशर अभ्यर्थी का तो 4 से गुना करेंगे एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स, तो इनका 480 मार्क्स हो जाता है। और वहीं संविदा कर्मी का इनका 4 से गुना करें तो 280 मार्क्स आता है। अब स्केलिंग मार्क्स निकालना होगा। स्केलिंग मार्क्स का फॉर्मूला क्या था,
टोटल प्राप्तांक तो इनका 480 है और टोटल मार्क्स 600 का एग्जाम हुआ था और गुने 75 यहाँ पे क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे 60 इनका आ रहा है स्केलिंग मार्क्स। वही संविदा कर्मी के देखिएगा तो ऊपर इनका प्राप्तांक 280, नीचे टोटल मार्क्स 600 गुने 75, तो इनका कितना आ गया 35, प्लस इनको अगर मान के चलिए 5 साल काम किए हैं तो 25 अंक यहाँ से मिल गया, तो सीधे इनका कितना हो गया 35 और 25 60, यानी कि क्वेश्चन तो ये सॉल्व किए 70 और ये 120, यानी कि 50 क्वेश्चन का अंतर है, फिर भी ये दोनों बराबर हैं। अगर ये 75 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो इनका 62.5 हो जाता है, यानी कि 2.5 स्केलिंग मार्क्स इनका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के संविदा कर्मी को काफ़ी एज मिल रहा है यहाँ पे, और यही कारण है कि अभ्यर्थी परेशान है। अब एसओ में कितनी इसकी संख्या है वो देखिएगा। अब यहाँ पे एक नोटिस देखिएगा, ये जनवरी 2025 में ही बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में, उस समय टोटल कितने पदों पर संविदा के रूप में बहाली हुई है, तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध तत्काल कुल 150 पदों पर देखिएगा तो संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इच्छुक सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों से निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन मांगा जाता है। यानी कि इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी और मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक ये अपना संविदा पे कार्य करेंगे, लेकिन अगर नियमित नियुक्ति हो जाती है उस पद पे तो इनको फिर हटा दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि उक्त पद पर प्रोन्नति या नियुक्ति होने तक इनका कार्यकाल रहेगा। और इनका उम्र सीमा क्या रखा गया था, तो अधिकतम 64 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज लिमिट। अब ये 150 यहाँ से हो गया आपका। और अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये केवल वित्त विभाग का आंकड़ा है। अब आपका सवाल होगा कि केवल अगर वित्त विभाग में 150 पदों पर संविदा कर्मी थे तो और भी डिपार्टमेंट्स में होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या इसका असर होगा संविदा कर्मी पे? देखिए, इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैं बोला ना कि पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप कुछ कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी रिटायर्ड है। ऐसे और डिपार्टमेंट्स में सेवानिवृत्त ही एएसओ कार्यरत हैं, तो इसका क्या असर होगा? इसका कोई असर नहीं होगा, जीरो असर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेवानिवृत्त है, ये दोबारा तो जॉब करेंगे नहीं, तो इनका तो कोई असर नहीं होगा। अच्छा, एक और कल का लेटर है, उसको मैं दिखाता हूँ, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय यहाँ पे है और 27 को ये लेटर जारी किया था, 27/11/2025 को। और देखिएगा तो सेवानिवृत्त यहाँ पे इनका नाम दिया गया श्री राजकिशोर रजक, सेवानिवृत्त संविदा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को संविदा के आधार पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद योगदान तिथि से 2 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु प्रोन्नति हेतु राज्य के महादलित आयोग पटना में नियोजित किया जाता है इनको। तो ये ऑलरेडी सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं। अगेन इनकी भी देखिएगा तो कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, ये ऑलरेडी रिटायर्ड अधिकारी हैं, तो इनका भी जीरो असर होगा। एक और मैं दिखाता हूँ लेटर, यहाँ पे देखिएगा तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सेवानिवृत्त हैं श्री दयानंद मंडल जी, और इनका यहाँ पे देखिएगा तो मंत्रिमंडल सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर ये इनका सेवानिवृत्ति का तिथि क्या है 31/10/2025, और इनको फिर से अगेन संविदा के आधार पर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भर्तियाँ कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर अगेन इनका भी कोई असर इस पर नहीं होगा। अब आपका सवाल होगा कि क्या सभी विभाग में संविदा कर्मी जो हैं वो रिटायर्ड ही हैं? तो जो 45+ यानी सचिवालय जो है ना, सचिवालय की तो बिल्कुल गारंटी है कि इसमें आपका एक भी जो संविदा कर्मी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो फ्रेशर होगा, यानी कि रिटायर्ड नहीं होगा। सभी के सभी रिटायर्ड अधिकारी ही ऑलरेडी एएसओ के पद पे संविदा के रूप में कार्यरत हैं, तो इनका तो असर जीरो होगा। अब आपका अगला सवाल होगा कि ठीक है, अगले दूसरे डिपार्टमेंट में तो होंगे ना, तो उसका क्या? चलिए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपका सवाल ये होगा कि क्या जो संविदा कर्मी हैं अगर दूसरे पद पे हैं तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा, समकक्ष होंगे तो? देखिएगा, संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में नियमानुसार अधिमानता दी जाएगी एवं उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियमित नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर, यहाँ पे देखिएगा समकक्ष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया है, यानी समकक्ष पद इसमें नहीं चलेगा। ये तो क्लियर है, यानी कि किसी भी, हाँ ये तय है कि अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में एएसओ कार्यरत हैं तो वो ले सकते हैं इसका लाभ, लेकिन समकक्ष पद के लिए लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए 45+ जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें एक भी एएसओ ऐसा नहीं मिलेगा आपको संविदा कर्मी जो कि रिटायर्ड ना हो, सभी रिटायर्ड वाले हैं। बिहार विधान परिषद में भी, बिहार विधानसभा में भी कोई नहीं है ऐसा संविदा कर्मी। अब आपका सवाल आएगा कि किसी और डिपार्टमेंट में तो हो सकता है ना,
अब देखिए, बात करें कि ऑलरेडी आवेदन समाप्त हो चुका है, 15 लाख प्लस आवेदन आए हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अब इसकी परीक्षा कब होगी, तो अप्रैल में संभावित है, प्रीलिम्स इसका हो जाएगा और 2026 में ही इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। कैलेंडर भी इसका बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन संविदा कर्मी को लेकर के आपके मन में डाउट है और इसका असर आपके पढ़ाई पे भी पड़ रहा होगा। फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल इसका टेंशन ना ले, क्योंकि अभी के हिसाब से इसका असर जीरो है। लेकिन आपका क्वेश्चन फिर होगा कि तो फिर ये संविदा वाला मामला दिया ही क्यों, जब है ही नहीं तो? बिल्कुल आपका सवाल सही है और इसको क्लियर करने के लिए कि हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट में संविदा कर्मी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सचिवालय में नहीं है लेकिन और डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। तो उसके लिए जल्द हम लोग आरटीआई के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जैसे ही जानकारी मिलेगी, कितने कर्मी कार्यरत हैं, उसका क्या क्या असर होगा, वो आपके साथ जल्द ही साझा कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ रहें और जो भी आपका राय है कमेंट करके बता सकते हैं और बहुत जल्द इसकी संख्या भी आपके साथ डिस्क्लोज़ कर दी जाएगी कि अदर डिपार्टमेंट्स में इनकी संख्या क्या है। मिलता है फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।